साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज के यूट्यूब लाइव पे। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक अहम मुद्दे के साथ। दोस्तों, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उसको न्याय का नाम दिया है। उन्होंने 5 न्याय उसमें शामिल किए हैं जो शहरी से लेकर ग्रामीण आंचल तक के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या को, उनके जीवन को सफल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ये न्याय का घोषणा पत्र जारी किया गया है। लेकिन जैसे इसको जारी किया गया है तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी में एक घबराहट है, बहुत तगड़ी घबराहट है। वो लगातार मंचों से इस न्याय के घोषणा पत्र को, मतलब इनके मैनिफेस्टो को अलग-अलग तरह से नाम दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि ये मुस्लिम लीग से प्रभावित न्याय का घोषणा पत्र है, मतलब इनका मैनिफेस्टो है, और वामपंथियों से भी प्रभावित घोषणा पत्र है। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बारे में आप जानते हैं कि ये हिंदुत्व के राजनीति को हमेशा आगे रखे हैं। 2014 भी वो किस मुद्दे को लेके आए थे वो आपको मालूम है। 2019 में किस मुद्दे से वो जीते हैं ये भी आपको मालूम है। लेकिन 1922 में गढ़े गए हिंदुत्व टर्म, जिसको दामोदर सावरकर ने कहा था 1922 में, उनको स्थापित करना था इस देश में हिंदुत्व के टर्म को। लेकिन वहां बीच में महात्मा गांधी रुड़ा बनाते हैं, अंबेडकर आते हैं, फिर और भी नेता आते हैं। इसके बाद कांग्रेस भी अपना एक रुख प्रदर्शित करती है। लेकिन 1925 में आरएसएस बनती है और इसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो एक सपना देखती है कि 2025 में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। लेकिन फिर एक बार आगे कांग्रेस खड़ी हो गई है कि अपने न्याय के घोषणा पत्र से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस की कार्यशैली क्या है। वो 400 पार के एजेंडे पे जब वो बात कर रहे हैं तो उसका एजेंडा क्या है, और जो हिंदुत्व टर्म है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये लागू हो जाता है 400 पार के नारे के बाद, अगर संविधान बदला जाता है 400 पार के नारे के बाद, तो ये देश के माहौल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की सामाजिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या कांग्रेस इसको रोकने में सफल हो पाएगी, या जैसे लोग कह रहे हैं, कई वीडियो प्रसारित हुए हैं कि एक तानाशाह इस देश पे राज कर रहा है। तो क्या 2024 में जीतने के बाद ये तानाशाही देश में होगी, वो हिंदुत्व की तानाशाही होगी, या किसी एक पार्टी की तानाशाही होगी, या विचारों की तानाशाही होगी? हम समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर संदीप जी से। संदीप जी, एक बार फिर स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज पे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, न्याय के नाम से आया है। 5 भागों में डिवाइड किया गया है न्याय को। 25 न्याय की गारंटियां दी गई। हालांकि गारंटी नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, लेकिन वो भी शब्द उनका चुराया हुआ है कांग्रेस से। तो चुराने में खैर वो माहिर है, तो आप तो जानती हैं इसके बारे में कितना वो चुरा लेते हैं। घबराहट आ गई है बीजेपी के अंदर। उनको ये लगने लगा है कि अगर न्याय आ जाएगा तो हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो सेट नहीं हो पाएगा। क्या कांग्रेस के न्याय से भाजपा घबरा रही है और उसका हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो कुछ ढहता हुआ नजर आ रहा है सर? बिल्कुल। हिंदुत्व एक ऐसा दर्शन है। आपने सही कहा कि 1922 में दामोदर विनायक सावरकर ने इस शब्द को गढ़ा था और वहीं से ये प्रैक्टिस में आया। 1925 में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और उसने सत्ता हासिल की है 2014 में। उसकी पार्टी ने एक तरह से पूर्ण बहुमत, उससे पहले भी ये सत्ता में आए, लेकिन उस तरह से उतने मजबूत नहीं थे और इन्होंने अपने दर्शन को धीरे धीरे लागू करना शुरू किया। हिंदुत्व का दर्शन फासीवाद से प्रभावित एक दर्शन है जो एक धुर दक्षिणपंथी दर्शन के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पंथ क्या है? दक्षिण पंथ का जो दर्शन है उसमें यही कहा जाता है कि एक व्यक्ति से ज्यादा राष्ट्र महत्वपूर्ण है। वहां राष्ट्र को इंडिविजुअल के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो पहली बात तो ये हुई। अच्छा, फासीवाद के यूरोप में जो जनक थे वो बेनितो मुसोलिनी, जो इटली के तानाशाह थे, वो थे। और आप जानते हैं जर्मनी के हिटलर को भी फासीवाद के नायक के रूप में देखा जाता है। हालांकि फांसीवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बुरी तरह से असफल हुआ और दुनिया के फांसीवादियों को लोकतंत्र के लिए जगह खाली करनी पड़ी। अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आपको मालूम होगा कि बेनितो मुसोलिनी की जो मौत हुई उसके बारे में लोग अगर जान जाएं
तो कभी फांसीवाद के दर्शन पर या उस तरह की दर्शन की तरफ भी जाने की के बारे में नहीं सोचेंगे। बेनितो मुसोलिनी की हत्या के बाद उनके लाश का जो जो की दुर्दशा हुई वो अकल्पनीय है। तो ये जो फांसीवाद का दर्शन है वो बेसिकली लोकतंत्र के ऊपर व्यक्ति के रूल को बढ़ावा देता है। वो इसी तरह के सोच के लोगों को जो दक्षिण पंथ की भावना या विचारधारा में विश्वास करते हैं उन लोगों के प्रति एक समर्पण का भाव रखता है, मतलब उन लोगों के लिए काम करता है या वो उन्हीं का दर्शन है। तो ये तो हिंदुत्व हुआ। हिंदुत्व 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और हिंदुत्व के दर्शन पर आई। उनका राम मंदिर का नारा था, उन्होंने उन्होंने कई सारे नारे दिए थे जिसपे वो मैंने सत्ता में आए। अब क्या हुआ है ऐसा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2024 में क्या कहा है कि जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पर भी है, हल्की सी डरी हुई भी है और मुश्किल में दिख रही है। एक्चुअली स्टेटहुड ऑफ जम्मू कश्मीर की बात आती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के पहले टर्म में के अंत में और दूसरे टर्म की शुरुआत में आपने देखा होगा कि भारत में ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जहां 700 से शायद 726 या 32 लोग मरे। 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई उस आंदोलन में। 1 साल से ज्यादा वो आंदोलन चला। एक ऐतिहासिक आंदोलन है दुनिया के लोगों का, दुनिया के किसानों का सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन है। और ऐसा आंदोलन हाल फिलहाल में पूरे भारत में नहीं हुआ था। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे वही दोबारा सत्ता में जीत के फिर आए। और यहाँ तक कि ऐसी भी एक अमानवीय घटना हुई थी जहां लखीमपुर खीरी में सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी भी चला दी। इतना जुल्म तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी मैंने जलियांवाला बाग में भी नहीं किया था जितना लखीमपुर खीरी में हुआ। लेकिन उसके बाद भी आश्चर्यजनक ढंग से सत्ताधारी पार्टी दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आई। तो कांग्रेस ने कहा है कि हम लीगल गारंटी देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप जैसा कि जानते हैं कि फसलों की सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाती है, हालांकि हर फसल के मामले में नहीं है ऐसा। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम इसको तय ही नहीं करेंगे, लीगल गारंटी भी देंगे। तो ये दूसरा मसला है। तीसरा उन्होंने कहा है कि नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। वो कहते हैं कि हम नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करेंगे। कास्ट सेंसस में किनका लाभ है? सबसे ज्यादा वंचित माइनॉरिटी है, उसके बाद SC ST हैं, क्योंकि भारत में जो आबादी बढ़ने वाली तबका है वो SC ST, क्योंकि इनमें लिटरेसी रेट कम है। इनको परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इनके बच्चे ज्यादा हैं, हालांकि इनको इनकी जो आबादी का अनुपात है उसके हिसाब से संविधान में रिजर्वेशन या रेमेडियल एक्शन या अफर्मेटिव एक्शन की बात कही गई है और उनको रिजर्वेशन दिया भी जाता है। लेकिन तीसरा जो तबका है, जो सबसे वंचित तबका है, एक बड़ा तबका है, जिसके विकास के लिए पहला आयोग बना काका कालेलकर कमीशन का, जो 1954 में बना, लेकिन दुर्भाग्य से वो लागू नहीं हो पाया। फिर दोबारा वो उनके विकास के लिए कमीशन बना, मंडल कमीशन, जिसने 1980 में कमीशन बना, 80 में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लागू हुई और अंत में लागू हुई 1990 में VP सिंह के द्वारा। लेकिन तब तक ये तबका और पीछे जा चुका था। काका कालेलकर ने 2300 जातियों की सूची दी, लेकिन वो अब तक बढ़ते बढ़ते उसमें जातियों को इंक्लूड करते करते 5000 जातियां कर दी गई। इन 5000 जातियों में से OBC को 27% रिजर्वेशन है केंद्र के लेवल पर, लेकिन कई राज्यों में इनको 27% का भी रिजर्वेशन नहीं है। और उसमें भी इनका 16% केवल भरा है क्लास 1 की नौकरियों में, और क्लास 2 की नौकरियों में भी 16-17% ही है। क्लास C में 22% है, क्लास D में 20% है। कुल मिला के अभी इनका पूरा ओवरऑल रिजर्वेशन जो है वो 5% भरा ही नहीं, जो मिला है वो भी खाली है। और क्लास 1 में तो 10% खाली है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 27% ही नहीं, हम ऐसा इंश्योर करेंगे कि इनको आबादी के अनुपात में न्याय मिले। तो वो कैसे तय होगा? पहले तो हम जानेंगे कि किसकी कितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो विचार था, जो कंसेप्ट था माननीय कांशीराम जी का, एक्चुअली ये नैरेटिव वहीं का है कि पहले हम गिनती करेंगे, फिर उनके साथ हम न्याय इंश्योर करेंगे, और स्वाभाविक भी यही है।
कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। कांग्रेस ने ईमानदार मैनिफेस्टो में एक ईमानदार बात कही है। चौथी बात कही है स्क्रैपिंग ऑफ द अग्निपथ स्कीम। भारत में रोजगार देने वाले 3-4 ही मुख्य डिपार्टमेंट हैं, जैसे रेलवेज है, पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। तीसरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है। हमारे बहुत सारे युवा डिफेंस के सेक्टर में अपना करियर बनाते थे, लेकिन अभी की तत्कालीन सरकार ने 4 साल का एक ऐसी स्कीम लाई है अग्निपथ की, जिसमें आपको 4 साल शॉर्ट सर्विस का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप बाहर समाज में जाके तमाम दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस तरह की नौकरियों में जाने वाले जो वर्ग है, वो किसान वर्ग है या फिर मजदूर वर्ग है, उनके बच्चे जाते हैं। और जब वो 4 साल के बाद रिटायर होके आएंगे तो उनके पास कहीं कोई पूंजी नहीं होगी कि वो व्यवसाय करे। तो एक तरह से उनको उनकी जवानी में आप निचोड़ के उनकी टैलेंट को, एक तो आपने उनको किसी दूसरी दिशा में नहीं जाने दिया, कोई स्किल नहीं डेवलप करने दी। वो देश की सेवा में 4 साल देते हैं, जब थोड़े कमजोर होते हैं तो आप उनको रिटायर कर देते हैं, और रिटायर होने के बाद वो कहाँ अपना करियर बना लेंगे। बहुत ही सही बात। चुनौतीपूर्ण है। तो कांग्रेस ने यही कहा है कि हम इसको खत्म करेंगे और रेगुलर भर्तियों को शुरू करेंगे, जो कि युवाओं द्वारा देश में अभी सबसे बड़ा चुनाव जो है वो मोदी बनाम मुद्दों में बेरोजगारी के मुद्दे पर है। तो ये अग्निपथ एक अच्छा एक स्कीम है। 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए। जी जी जी। हाँ, मैं थोड़ा सा अग्निवीर खत्म होगा, फिर पांचवा उन्होंने कहा है कि 10% की जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, वो हम जारी रखेंगे। अभी तो दिया जा रहा है, हम उसको लागू करेंगे। राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट। एक्चुअली अप्रेंटिस का मतलब होता है कि आप डिग्रियां तो ले लेते हो, जैसे डिप्लोमा कर लेते हो, आईटीआई कर लेते हो, लेकिन किसी संस्थान में आप जुड़ते नहीं हो तो काम सीख नहीं पाते हो, तो फिर जी, आपको बाहर दूसरी जगहों पे भी आपको काम नहीं मिलता है। तो राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट में कांग्रेस ने वादा किया है कि हम युवाओं को और उनकी टेक्निकल डिग्रीज के बाद हम उनको अप्रेंटिस दिलवाएंगे। सातवां है अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस ने एक स्कीम चालू की थी अपनी यूपीए के शासन में, वो था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उसी की तरह ये लोग अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी ले आए हैं, जिसके अंदर जो अर्बन गरीब लोग हैं, जो शहरी गरीब हैं, उनके प्रति न्याय किया जाएगा। और तमाम तरह की बातें कांग्रेस ने इसके इतर भी की है। श्रमिक न्याय की बात की है, स्त्री न्याय की बात की है, किसान न्याय की बात की है, मजदूर न्याय की बात, श्रमिक हो ही गया, वंचित न्याय की बात की है। और ऐसे ही समाज आगे बढ़ सकता है जब आप सभी को इंक्लूड करोगे। हाँ जितेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब हो गया, थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन यही जवाब है। नहीं नहीं सर, आपको तो सुनने के लिए सब बैठे ही रहते हैं क्योंकि तथ्य के साथ बात होती है तो आप बहुत अच्छे से तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। एक चीज सर उसमें स्त्री न्याय में है कि हर स्त्री को, परिवार की स्त्री को 1 लाख रुपए दिया जाएगा सर। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि मैं जब से 2014 और 2019 में जब से भाजपा की सरकार आई है, तो जब भी लोगों से बात होती है तो मेरा ये मानना है, पर्सनली सर मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो, किसी भी तबके की महिला हो, नरेंद्र मोदी ने उन महिलाओं को केंद्रित करके योजनाएं बनाई, उनका वोट सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को जाता है। सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को जाता है सर, महिलाओं का। तो ये जो योजना आई है 1 लाख रुपए हर महिला को दिया जाएगा, इसमें आप कितना कारगर समझते हैं? ये हिंदुत्व की आड़ में, हिंदुत्व के लिए कितना बड़ा रोड़ा साबित होगी सर? अब देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। भारत के बहुत पिछड़े होने का एक मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण है ये, माने एक बड़ा कारण है। आप अगर भारत और चीन की स्थिति को लीजिए, तो जो जेंडर वर्कफोर्स है, जो जेंडर वर्कफोर्स एक तरह का कहा जाए गैप है, वो भारत में बहुत ज्यादा है। 30% महिलाएं ही काम करती हैं यहाँ, फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, और बाकी औरतें काम नहीं करती हैं। चाइना में ये वर्कफोर्स में करीब करीब 80 to 90% है। और जब तक महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, और वो जब तक वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगी, दुनिया का कोई भी देश तरक्की कर ही नहीं सकता है। तो जब महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, एक तो महिलाओं में धैर्य बहुत होता है। महिलाएं उस हिसाब से देखा जाए तो व्यसन भी उनके अंदर नहीं होता है कि वो शराब पी के अपने पति को प्रताड़ित कर सकें।
ये अदरवाइज होता है कि पति उनको प्रताड़ित करते हैं। व्यसन महिलाओं में कम होते हैं और उनमें धैर्य ज्यादा है और वो क्रिएटिव भी हैं। तो उन पैसों से उनके अंदर एक उनके सपनों को पंख मिलेगा, उनके सपनों की उड़ान को पंख मिलेगा और वो आगे उड़ेंगी, भारत भी उनके साथ उड़ेगा, तरक्की करेगा। अगर भारत को सही मायने में तरक्की करना है तो उनको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को खर्च वंचितों पर और महिलाओं पर करना होगा, क्योंकि इनके उत्थान के साथ ही भारत का उत्थान हो सकता है। कांग्रेस ने एक सही कदम उठाया है। सही कदम है। हम जब ग्रामीण अंचल में जाते हैं सर रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां पर सिर्फ 2 चीजों पे ज्यादा बात हो रही होती है कि 5 किलो अनाज जो हमको दे रहा हम उसको वोट करेंगे, पहला तो ये। दूसरा ये रहता है कि जो किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है, वो बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है भाजपा के वोटर्स को बढ़ाने। तो जो किसानों के लिए जो चीज लेके आई गई है, एमएसपी तो चलिए ठीक है, एक मुद्दा है, एमएसपी पे कांग्रेस और अन्य दल लड़ते आ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं। मनरेगा पे जो उन्होंने 400 रुपए रखी हुई है, जो अभी या उससे बढ़ के भी आगे हो सकता है कि जब कांग्रेस सरकार है तो काम होगा। किसान सम्मान निधि और मनरेगा में का ये जो वादा है, मनरेगा में दिए जाने वाली वेतन का जो वादा है, ये इम्पैक्ट करेगा किसान सम्मान निधि के ऊपर बहुत ज्यादा। देखिए, एक्चुअली कांग्रेस तो मनरेगा कांग्रेस ही ले आई थी। अभी इन लोगों ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात कही है, गारंटी की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान सम्मान निधि और दूसरा आपने जो 5 किलो अनाज की बात की, जो लाभार्थियों की बात की, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर गरीब व्यक्ति जो है वो इमीडिएट रिलीफ से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको इमीडिएट जब रिलीफ मिलता है, तुरंत किसी को जो 5 किलो अनाज मिले और एक दूसरी तरफ से उसको वादा मिले कि नहीं हम आपको ये करेंगे, इतना बड़े बड़े काम करेंगे, वो दूसरी बात है। इमीडिएट रिलीफ से आदमी तुरंत इमीडिएट रिलीफ की तरफ ही जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो लाभार्थी हैं या जो किसान सम्मान निधि है, 5-6 हजार रुपए मिलती है शायद, जो भी मिलती है, हाँ जो भी मिलती है, किसान सम्मान निधि और लाभार्थियों का जो 5 किलो अनाज का है, तो एक्चुअली क्या है कि लेकिन फिर भी लोग ये समझ गए हैं कि ये 5 किलो ही उनका भाग्य नहीं है। ये विपक्ष का भी फेलियर है कि उनको बताना चाहिए कि देखिए आपको 5 किलो जो दो लोग दे रहे हैं, उनको नैरेटिव इस तरह से सेट करना चाहिए था कि जो 5 किलो आपको दे रहे हैं वो 5,000 किलो आपका ले रहे हैं, क्योंकि इस देश के रिसोर्सेस पर, संसाधनों पर आपका सबका हिस्सा है। जितना नरेंद्र मोदी जी नागरिक हैं इस देश के, उतने ही जितेंद्र कमल भी हैं, उतना ही संदीप यादव भी हैं। तो हम सभी का बराबर की हिस्सेदारी है। तो अब लोगों को ये बताना है कि भाई आप 5 किलो के ही हिस्सेदार नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा के हो। जो बॉक्साइट की माइनिंग हो रही है, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल हैं, वो उसके मालिक, वो उड़ीसा से नहीं आते हैं कि उसके मालिक बन गए हैं। या देश के जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में ठीक से लैंड रिफॉर्म कानून नहीं लागू हुए तो उसके पीछे वंचितों का कोई दोष नहीं है, उनको लागू होना चाहिए था, सबको जमीन मिलनी चाहिए थी। जो खेतीहर, जो जो मजदूर जो बिना खेतों के हैं, उनको कहीं ना कहीं जमीन मिलनी थी। तो सरकारों की फेलियर है कि जमीन उनको नहीं मिली, पट्टे के माध्यम से जैसे भी मिलनी चाहिए थी, उससे वो किसान कम से कम 5 किलो पर तो निर्भर नहीं होते ना। तो ये उनको बताना है कि देखो भाई आप का बड़ा हिस्सा उनके पास है, वो उसमें से केवल 5 किलो आपको दे रहे हैं। ये विपक्ष का रोल है, विपक्ष का काम है कि वो उनको बताए कि आप की रिसोर्सेज वहां पर पड़ी हुई हैं, आप केवल 5 किलो में संतोष मत करिए, आपके बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, आप बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के हकदार हैं और आपका बच्चा अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा की सुविधाओं का हकदार है और आप मिनिमम रिसोर्सेज और डिग्निटी के हकदार हैं। और किसान सम्मान निधि में भी ये बताना चाहिए कि 6,000 रुपए से आपका भला नहीं होना। कितने दिन आप 6,000 रुपए में कितना आपका परिवार ग्रोथ कर पाएगा? आपको स्वावलंबी बनना है, आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपके पास इतना खेत होना चाहिए, इतनी अर्निंग होनी चाहिए जिससे आपका जीवन एक डिग्निफाइड ढंग से चल पाए। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष उतना कन्विंस नहीं कर पाया है। ये लाभार्थियों का जो सच है वो सच है, लेकिन ये भी है कि लाभार्थियों का और सम्मान, किसान सम्मान निधि पाने वाले लोगों का इन सब मदद के बावजूद भी मोह टूट रहा है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुकी है कि 6,000 रुपए या फिर 5 किलो अनाज का कोई खास मतलब नहीं रह गया। जितेंद्र जी। सर वही मैं आपसे अभी पूछने वाला था कि आपने खैर उस चीज को क्लियर किया कि
योजनाएं तो आ रही हैं, ये लोग पिछली बार भी 7,000 रुपए के नाम से एक योजना दी थी 2019 में, शायद आपको याद होगा सर, कि हर परिवार को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। वो 2019 में फेल हुई थी, तो 1 लाख का योजना आया है। खैर, लेकिन इनका जो टीम रहती है या बूथ लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो भी टीम रहती है, वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाते जाके पूरे ग्रामीण अंचल में जाके सर, कहीं ना कहीं इनका फेल्योर रहता है। वहीं पर बीजेपी अगर राम मंदिर के मुद्दे को होती है तो पूरे गांव के अंतिम छोर तक पहुंचा के आते हैं। मुसलमान से अगर कोई बात होती है, मुस्लिम पे कोई बात होती है, तो पूरे दूसरे छोर तक वो पहुंचा के आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये फेल्योर रहता है। सर, अगला मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो 22 जनवरी को बड़े धूमधाम से अयोध्या में एक आयोजन होता है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, क्या वो मुद्दा पूरे 2024 के चुनाव में रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, या कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो या इंडिया गठबंधन के अलायंस के बाद वो थोड़ा सा दबता हुआ लगेगा? थोड़ा सा नहीं, पूरी तरह से दब चुका है। उसका कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव हो भी नहीं सकता है। उससे ज्यादा प्रभाव हिंदुओं के भीतर मुसलमानों के भय का है। वो जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है, जो व्हाट्सएप से जो कंटेंट जा रहा है, उसका प्रभाव ज्यादा है बस बनिस्पत राम मंदिर के। राम मंदिर तो एक व्यक्तिगत धर्म का मामला है। मंदिर बना दिया बीजेपी ने, और जो उनके प्रचंड एक तरह से फॉलोअर हैं या भक्त हैं, जो भी हैं, वो इस बात को जानते हैं मंदिर बन चुका है। और मंदिर का बेसिकली इस तरह का कोई प्रभाव अब है नहीं। मंदिर के मुद्दे को 1990 से लेकर 2024 तक खींचा गया है। मंदिर के मुद्दे से ज्यादा प्रभावी बीजेपी के लिए हिंदू मुसलमान है, और उसको भी अब भारत की जनता या उत्तर प्रदेश बिहार की, अब उत्तर भारत की जनता कितना गंभीरता से लेती है, अब ये चुनाव जो है वो देखने वाला समय होगा। तो मुझे लगता है कि ये मंदिर का जो मुद्दा है कहीं से भी प्रभावी नहीं है। सर, मैं एक जगह सुन रहा था जब इनकी मीटिंग होती है, खासकर ओबीसी समाज का वो गांव था पूरा, और थोड़ा वो दलित रहते हैं वहां पे, तो इत्तेफाक से मैं वहां था, तो मैंने सुना जाके कि राम मंदिर के बाद उनका जो नेक्स्ट टारगेट है, उन्होंने कहा मुझे काशी को भी बहुत अच्छा बनाना है और मथुरा को भी बहुत अच्छा बनाना है। जो टारगेट उन्होंने दिया, पूरे भाषण में कहीं पर भी विकास की योजनाओं की बात नहीं थी। पूरे भाषण में सर केवल उन्होंने मंदिर की बात करी और एक थोड़ा सा बात हुई थी सामाजिक सुरक्षा की। तो क्या आपको लगता है कि सर खासकर ओबीसी और एससी जो वोटर्स है, धर्म के नाम पे इस बार वोट करेगा, या आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं उनको कि धर्म के नाम पे ना वोट करके शिक्षा, रोजगार, इन सब के नाम पे आप वोट कीजिए, और किस पार्टी को करना चाहिए? ये थोड़ा सा आप उन लोगों को बताएं कि क्यों नहीं इस पे करना चाहिए, क्यों इस पे करना चाहिए? देखिए, वोट किसको करें ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, तार्किकता से अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, धर्म मैंने कहा कि एक व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्ति की चॉइस का मसला है कि वो कितना धार्मिक है, कितना डिग्रीज में वो धार्मिक नहीं है। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन वोट उसी को देना चाहिए जो विकास की बात करे, ना कि ऐसे मुद्दों की जिससे मानव उत्थान का कोई खास काम ना हो। विकास में आता है शिक्षा, हेल्थ और रोजगार आता है। जो भी शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, विकास की बात करता है, उसके साथ होना चाहिए जनता को। ये तो आदर्श जवाब हुआ, आदर्श स्थितियां हुई। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। लोगों को ज्यादा लोग लुभावन नारे लग रहे हैं कि कैसे मंदिर बनवाए जाएंगे और मंदिर बना के अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली जो लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश में, वो कायदे से देखा जाए तो 50% के आसपास है। हकीकत में पेपर पर 2011 के जनगणना के हिसाब से 77% है, 77% है। लेकिन जेनुइन जो होगी वो 50 से भी कम हो सकती है। जेनुइन का मतलब कि जो अपना हित अहित समझता हो। तो इस तरह की स्थिति में आप बहुत आसानी से इस तरह के वोटर्स को धर्म के नाम पर बहका सकते हैं, क्योंकि उनमें उतना उस तरह की तार्किकता नहीं है। अपने ही उनको उनसे ही मरवा सकते हैं, इस तरह की के काम किए जा रहे हैं और किए जा सकते हैं। तो मतलब विचारधारा से आप उनको ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं या बना देते हैं जिसमें वो अपने खुद अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। रही बात, आपने एग्जाम्पल दिया ओबीसी और दलित आबादी वाला गांव, क्योंकि दलितों का ज्यादा उत्पीड़न था, ज्यादा उनकी हायरार्की में जो स्थिति थी खराब थी, इसलिए उनके अंदर तार्किकता ज्यादा जल्दी आई। ये जो वर्ग था जो ओबीसी कहलाता है,
ये आर्टिजन क्लास था और इसको बहुत इसके साथ उस तरह का उत्पीड़न नहीं था और इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये जो तबका है जो संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ाता है या उसको सब्सक्राइब करता है, वो लोग उनसे उनके साथ ओबीसी के साथ कंफर्टेबल थे। इसलिए जो ओबीसी है उसका संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा है और वो इस चंगुल से निकल नहीं पाता है कि वो जानता है कि चाहिए हॉस्पिटल, चाहिए उसको स्कूल चाहिए, लेकिन वो निकले तो कैसे निकले, क्योंकि ये जो कल्चरल ग्रिप है, जो सांस्कृतिक उसके ऊपर एक कब्जा है, एक पकड़ है, उससे वो निजात नहीं पा रहा है। दलित पा चुके हैं, लेकिन दलितों के पास एक और हर्डल है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए। जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, वो सोसाइटी को में अपने को डिग्निफाइड ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को लीड नहीं कर सकते हैं। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो उच्च जातियों के भले 5% लोग हों, इनवेरिएबली मैंने प्राय वही लोग इस समाज को नियंत्रित करते हैं और मैंने रूल करते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, कांग्रेस सत्ता में आती है और नेता कौन बनता है? रेवंत रेड्डी। क्योंकि रेवंत रेड्डी, जो वहां कम आबादी है रेड्डियों की, लेकिन उसके बावजूद भी रेवंत रेड्डी ही उभर पाए क्योंकि उनके पास संसाधन थे, उनकी जाति के पास उस तरह के संसाधनों पर कब्जा था और वो कलेक्टिवली उन लोगों ने उस लीडरशिप को पाने में सफल रहे, क्योंकि उनके पास हर तरह की पूंजी दूसरे जातियों और दूसरे समाज की तुलना में ज्यादा थी। सर एक अंतिम प्रश्न बस उसी से तभी से लगा हुआ है, लेकिन चाहेंगे कि इसका जवाब हो और मजेदार हो, जो दर्शक एकदम सुन लें इस चीज को। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद बीजेपी घबराई है, ये आपको और हमने डिस्कस भी किया है पूरी तरीके से। वाकई उनके बयानों से लग भी रहा है कि वो घबरा चुकी है। 2024 का चुनाव क्या वाकई बीजेपी का रथ रुक जाएगा और 2025 में हिंदू राष्ट्र जो घोषित होने वाला था वो बचेगा ये देश, कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित ये लोग नहीं कर पाएंगे? रथ रुकने वाला है आपके अनुसार क्या? देखिए, रथ तो फंसा हुआ है और फंसा हुआ रथ रुका ही माना जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रुक जाएगा, लेकिन रथ फंसा हुआ है और निकलने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। मेरे पास उसके आंकड़े हैं। मणिपुर में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, लद्दाख में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, यहाँ ये हारेंगे पूरी तरह से। अरुणाचल में इनकी 50-50 की सिचुएशन है, वही हालत आसाम में 50-50 की सिचुएशन है। सीए एनआरसी लाके इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की, ये किसी भी चुनाव का ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन वही हालत, इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। बिहार में कल आपने वीडियो सुना होगा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब की बार 4000 पार करना है, जबकि उनको मालूम ही नहीं कि 543 लोकसभा की सीटें हैं। तो उस तरह से मानसिक रूप से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे थे। उन्हीं की उम्र के नेता, शायद हो सकता है उम्र बड़े भी हों। तो वो एक तरह से वो अपने को समाजवादी कहते हैं और उन्होंने अपनी अपनी जो राजनीति है उसको दूसरी दिशा दे दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी ने जो प्रगतिशील राजनीति की है, उससे लगता है कि बिहार में कड़ी टक्कर है। भले बीजेपी को समर्थन करने वाले जो इलेक्टोरल एक तरह से जो क्या कहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो चुनावों के का विश्लेषण करते हैं, वो भले एज दे रहे हो बीजेपी को, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बराबरी से भी ज्यादा का चुनाव जो है वो तेजस्वी के पक्ष में है। और तीसरा आप एग्जांपल ले लीजिए बंगाल का। बंगाल में सोच रहे थे कि संदेश संदेश खाली की वजह से इनका माहौल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में वहाँ का जो वोटर है, एक तो बंगाल पहले पार्टी सोसाइटी स्टेट है, और दूसरा जो है बंगाल जो है, वहाँ वहाँ का वोटर जो है बहुत सतर्क है। वो देख वो देख रहा है और समझ रहा है कि किस तरह से महुआ मोइत्रा को पूरी तरह से एक तरह से टॉर्चर किया गया, एक हरस किया गया पूरे लोकसभा में। तो मुझे नहीं लगता कि संदेश खाली, ठीक है संदेश खाली ये घटना हुई जो ठीक नहीं थी, उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा कहीं ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल की अस्मिता को, ममता बनर्जी ने भी वहां नारा दिया है बहिर्गत, मैंने बाहर से आने वाले लोगों का, जैसे जो आके और वहां के लोगों का ही पर रूल करने लग रहे हैं। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर वो जो भोजपुरी गायक है पवन सिंह, जिनको आसनसोल में टिकट दिया गया, फिर बाद में काट दिया गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं बिहार, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं बंगाल में। तो ये वहां का है। महाराष्ट्र में तो इतनी खराब स्थिति है कि मेन जो कोर वोटर हुआ करता था बीजेपी का, वो शहरी लोग थे और ओबीसी था रूरल एरियाज में। लेकिन ओबीसी को इतना नाराज कर दिया अभी जो शिंदे गुट शिवसेना का जो है, जिसके चीफ मिनिस्टर है शिंदे और जिसको समर्थन है बीजेपी का,
वो गुट जो है उसने बेसिकली मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन हुआ महाराष्ट्र के जालना में, मराठवाड़ा वाले इलाके में, और उन्होंने उसमें इन लोगों ने कहा कि जो भी अपना कनेक्शन किसी भी पेपर के थ्रू बता पाएंगे कि कौन भी मराठा के साथ मराठाओं का था, वो बेसिकली ओबीसी का स्टेटस या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और उसी की वजह से पूरा महाराष्ट्र का ओबीसी जो है वो नाराज हो चुका है और वो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की तरफ से चुका है। तो ये इसकी तरफ आपको किसी राजनीतिक विश्लेषक की बात नहीं सुनाई नहीं कर देगी, रहे लेकिन मनोज जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है वो इतना सुरक्षा पैदा कर चुका है ओबीसी और वंचित समाज में कि उसकी वजह से बीजेपी और उसका समर्थित जो गठबंधन है वो पूरी तरह से बैकफुट में है। कुछ ही दिनों बाद वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो और मतलब चीजें दिखाएंगे। तो कुल मिला के देखिए, ये जो सर्वे करते हैं ये भी, इनके सर्वे भी कभी कभी उल्टे होते हैं पूरी तरह से। और मैं इस चुनाव को उसी आशा के साथ देख रहा हूँ कि ठीक है, सर्वे उन्होंने 1000 लोगों का किया, 3000 का, 5000 का सैंपल लिया, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। अब बीजेपी को समेट देगी, शायद हो सकता है 0 पर भी या 1-2 सीटों पर, उससे ज्यादा नहीं। कर्नाटका में भी बहुत जोरदार फाइट है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, बिहार, झारखंड में बुरी स्थिति है। तो इन प्रदेशों में इनकी इतनी खराब स्थिति है, उसके बाद इनको हर जगह नीचे आना है। चाहे वो राजस्थान हो, वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनकी सीटें घटेंगी, हर जगह बाकी जगहों पर घटेंगी। तो ये 272 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं जितेंद्र जी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि रथ फंस चुका है और रथ के आगे बढ़ने की संभावना मुझे नहीं दिखती है। और इसीलिए ये चुनाव भारत की जनता को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र क्या है? जनता का, लोक माने जनता, लोग और लोगों का तंत्र है। लोगों के तंत्र को बचाने का चुनाव, मतलब ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता का चुनाव है और लगभग बीजेपी को फंसा लिया है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने, जैसा कि आप कभी कह रहे हैं। तो विस्तृत चर्चा हुई हमारी न्याय पे और हिंदुत्व पे, जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि 2025 में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगाई है। 272 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि 272 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है, अभी रथ फंस गया है थोड़ा सा। आगे क्या स्थिति होगी तो 4 जून को हमें मालूम होगी, लेकिन रथ अभी फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हालांकि जो स्थिति लग रही थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन बाकी जगहों पे, देश के अन्य हिस्सों में बीजेपी जो 2019 के प्रदर्शन को शायद ही दोहरा पाए, क्योंकि हर जगह उनका लॉस ही होता दिख रहा है। यूपी में भी लॉस होता दिख रहा है, लॉस तो हर जगह, इसलिए 272 तक की ही सीटें वहां लगभग बन रही हैं। धन्यवाद।